हाँ जी, तो इस बार के वीकली बाज़ार टॉक में हम 2 चीज़ें कवर करेंगे। नंबर 1 हम ये देखेंगे कि स्विगी को लेके इतनी भागा-दौड़ी क्यों मची हुई है? क्यों सब लोग स्विगी के शेयर्स को अनलिस्टेड मार्केट से एक्वायर करना चाहते हैं आईपीओ के पहले? और हम दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट इन जनरल को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। सेबी ने एक नया नियम लेके आया है या रादर एक एक रिलैक्सेशन लेके आया है जिसमें सेबी ये बोल रहा है कि अब म्यूचुअल फंड जो है वो सीडीएस बेच सकते हैं। तो ये दोनों न्यूज़ का अपन इम्पैक्ट समझेंगे आज के इस सेशन में। मेरा नाम है पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। बिना किसी देरी के हम फटाफट शुरू करते हैं। देखो यार, हम लोगों ने देखा धूम मची हुई है माधुरी दीक्षित, करण जौहर, रामदेव अग्रवाल सर, द्रविड़ जी, अमिताभ बच्चन सर, लिस्ट बहुत लंबी है ब्रो, इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये सब सेलिब्रिटीज़ ने मोटा माल उठाया है। इन्होंने अभी बहुत भारी क्वांटिटी में स्विगी के शेयर्स उठाए। इनफैक्ट अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो करीबन 2 लाख शेयर्स मार्केट से इन लोगों के द्वारा प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा एक्वायर किए गए। अब डेफिनेटली वो तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा स्टेक किन्होंने लिया होगा इसके अंदर, राइट? मतलब इट्स द पर्सन ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट? ये मतलब इनके लिए 100-200 करोड़ रुपए की होल्डिंग इज नॉट समथिंग विच इज सब्सटैंशियल। फॉर मिस्टर अमिताभ बच्चन इट इज 20% ऑफ हिज नेटवर्थ, राइट? तो कब काफी बड़े नामों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय में रादर 3 महीने पहले तक स्विगी का जो शेयर था वो 350-360 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। एंड ये अभी रीसेंट अगर आप एक प्राइस देखो, जैसे एक अनलिस्टेड जोन करके एक ये चीज़ है, उसमें अभी रीसेंट प्राइस है स्विगी का 515 रुपीज अनलिस्टेड शेयर का। ठीक है, मैं फिर आपको एक बता देता हूँ, मैं किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म को। ठीक है, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। मैं तो बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ कि अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स को एक बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन जाता है। ठीक है, हम एक बार है ना क्विकली कंपेयर करके देखते हैं पहले कि स्विगी के पीछे इतनी भागा दौड़ी क्यों हो रही है और उसके पीछे मेन रीजन क्या है। तो लेट्स कंपेयर 2 मिनट के लिए स्विगी और जोमेटो को। अगर आप देखोगे तो जोमेटो के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, लेकिन हुआ क्या, जोमेटो फर्स्ट 4 इयर्स तक सिर्फ मेन्यू कार्ड दिखाते थे। जब स्विगी आया और स्विगी ने डिलीवरी शुरू करी तो जोमेटो बोला हम भी डिलीवरी में आएंगे। ठीक है, आज अगर आप रेवेन्यू देख रहे हो तो स्विगी का रेवेन्यू और जोमेटो का रेवेन्यू ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है। मतलब स्विगी का रेवेन्यू 11,250 करोड़ है, जोमेटो का रेवेन्यू अभी जो रिसेंट ईयर एंड हुआ उसमें 13,000 करोड़ के आसपास उन्होंने पोस्ट किया है। स्विगी इज अ नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस। जोमेटो अभी अभी प्रॉफिट में आए, लेकिन 12,000 करोड़ के सामने 350 करोड़, इट्स नेग्लिजिबल प्रॉफिट। मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो ये मार्केट शेयर थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। फूड डिलीवरी में डेफिनेटली द मार्केट शेयर इज 45% स्विगी के पास है और 55% जोमेटो के पास है, लेकिन ये सिर्फ फूड डिलीवरी का मार्केट शेयर है। एक्टिव मिलियन नंबर ऑफ यूजर्स डेफिनेटली इट्स मोर विद जोमेटो, और ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो होती है कि कितने करोड़ रुपए का खाना बेचा एक साल में, जोमेटो के थ्रू कितने करोड़ का खाना बिका, तो 47,918 करोड़ का खाना बिका। इसमें से जोमेटो का कमीशन 12,000 करोड़ बना। समझ रहे हो आप मेरी बात? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा देखना। यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? यहाँ पर है ना स्विगी और ज़ोमैटो में एक वैल्यूएशन का गैप है। वो वैल्यूएशन का गैप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ लोगों को दिख रहा है प्राइमा फेसिली, और जिस कारण से वो लोग बहुत हेवी क्वांटिटी के अंदर ज़ोमैटो को अनलिस्टेड मार्केट से प्री आईपीओ से के पहले ही लेने जाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा देखना कि एग्जैक्टली क्या गैप है। अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी ने 2022 में $10.7 बिलियन पे फंडिंग उठाई थी। ठीक है, और आईपीओ जो एस्टिमेटेड है अभी तक दैट इज $15 बिलियन। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जब का फिगर है, ये जो चार्ट है आप देख रहे हो, ये मार्च 2024 का है, ध्यान से समझना। मार्च 2024 में जोमैटो वाज अ 19 बिलियन डॉलर कंपनी। मार्च 2024 से लेकर के अभी तक जोमैटो ने 50% का गेन दिया है, मतलब ये $30 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। तो जो पहले गैप सिर्फ $4 बिलियन का था, अब वो गैप बढ़ के $15 बिलियन का हो चुका है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जितने भी लोग हैं जो स्विगी का स्टॉक अनलिस्टेड मार्केट से एक्वायर कर रहे हैं, वो ये एंटिसिपेशन में और इस बेटिंग, इस परसेप्शन में कर रहे हैं
कि जो भी हम प्राइस पे खरीदेंगे आईपीओ ही उसके डबल पे आएगा और मार्केट फिर और तेजी से प्रीमियम ऊपर लेके जाएगा। तो जो प्राइस आएगा ना, बिकॉज स्विगी ऐसा कोशिश करेगा कि स्विगी अपना वैल्यूएशन जोमैटो के वैल्यूएशन के शैडो में कर दे, बिल्कुल डॉट टू डॉट वैल्यूएशन लेके आ जाए। अभी इन लोगों ने, स्विगी ने रिसेंटली फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कराए, ठीक है। उसमें ये बता दिया उन्होंने कि हम 11,000 कुछ 13-14 बिलियन डॉलर का आईपीओ लेके आ रहे हैं, ये टोटल हमारा आईपीओ का वर्थ है, इतना पैसा हम उठाएंगे मार्केट से, ठीक है। एंड सॉरी, कुछ 1.5 बिलियन डॉलर का आईपीओ लेके आ रहे हैं, 13-14 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे आ सकता है, बट अभी तक प्राइस बैंड वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैल्यूएशन आना बाकी है स्विगी का। आप देख रहे हो ये जो मैंने आपको बोला कि ऑलमोस्ट 55% की रैली करके 30 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप पहुंचा है, 30 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप पहुंचा है। अब स्विगी का अगर आपको मार्केट कैप वही रखना है, वैल्यूएशन वही रखना है, तो स्विगी के लिए बहुत जबरदस्त बड़ा जंप लगेगा। ये आपको समझ में आया होगा कि देख मार्केट गैप है। देख, जब यहां पर बात हो रही थी 2024 में, तो सिर्फ 4 का डिफरेंस था, 4 बिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यूएशन में डिफरेंस था। लेकिन क्या हुआ ना, जोमैटो रॉकेट हो गया, जोमैटो 55% उड़ गया 6 महीने में। तो ये जो 20 का वैल्यूएशन था 30 का आ गया, तो अब जो गैप है वो बढ़ के 15 का हो गया, तो लोग खरीद रहे हैं पागलों के जैसे। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां पर आपका रियल एनालिसिस काम आता है। समझना, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट एकेडमिकली कि है क्या पीछे। आप देखो स्विगी की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है एज कंपेयर टू जोमैटो। जोमैटो का जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का ग्रोथ है वो 23% है सीएजीआर। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू क्या होता है सर? ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू होता है कि टोटल अगर पिछले साल 1,000 करोड़ के ऑर्डर हुए हैं जोमैटो पे, तो इस साल 1,230 करोड़ के ऑर्डर हुए हैं। समझ रहे हो? पिछले साल अगर 10,000 करोड़ के ऑर्डर हैं तो इस साल 12,300 करोड़ के ऑर्डर है। स्विगी का ये रेट 15.5 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। 7.5%, छोटा नंबर नहीं है। कंपाउंड करो आप इसको 5 साल में 7.5% के डिफरेंस पे, जोमेटो बहुत आगे निकल जाएगा रेवेन्यू के मामले में। समझ रहे हो आप? जोमेटो का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसका भी 3.7, एवरेज ऑर्डर साइज ग्रो हो रहा है, प्राइस पर ऑर्डर, व्हाट इज द वैल्यू पर ऑर्डर, बट स्विगी का ये भी लो है। स्विगी इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। जोमेटो ने पहली बार प्रॉफिट पोस्ट करा है, ठीक है। अगर आप मार्केट शेयर देखते हो क्विक कॉमर्स में, कारण क्या है ना ब्रो, तू अगर जोमेटो के स्टॉक की बात करेगा 1 मिनट के लिए और स्विगी, देखो 2 मिनट समझना, दिस इज नॉट इन स्लाइड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। मैं जब एक ट्रैफिक सिग्नल पे अपनी गाड़ी रोकता हूं, अपनी बाइक रोकता हूं, अपनी कार रोकता हूं, अपनी स्कूटर रोकता हूं, तो मेरे साथ साथ कुछ फूड डिलीवरी वाले भी उस ट्रैफिक सिग्नल पे रहते हैं। कौन सी ब्रांड के फूड डिलीवरी वाले आपको ज्यादा दिखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे? सोच के बता ना, बिना बायस हुए आप बताओ। मैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कमेंट में बताइए आपको ज्यादा ब्रांड विजिबिलिटी किसकी लगती है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। स्विगी की ज्यादा ब्रांड विजिबिलिटी लगती है या जोमैटो की लगती है? क्या जोमा क्या जोमैटो ने आज के 16 से 23, 22, 23, 24 साल के बच्चे के माइंड पे बिल्कुल परफेक्ट प्लेसमेंट किया है कि अपने प्रोडक्ट का? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आज जो 18 साल का कूल यंगस्टर है ना, एक जो कूल टीनेजर है, वो जोमैटो ऑपरेट करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। ही इज मोर यूज टू इट्स ग्राफिक्स, राइट। वहां उसको बहुत सारे कॉन्सर्ट्स के बारे में भी पता चलता रहता है। स्विगी पे जाने का उसके पास कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। स्विगी का जो यूआई है, दैट इज वेरी, इट इज बेसिक, आई एम नॉट सेइंग इट इज डल, बट इट इज नॉट अपीलिंग टू द करंट ऑडियंस। जोमैटो ने अपनी ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त करी। जोमैटो की नोटिफिकेशंस देखिए, जोमैटो की मार्केटिंग देखिए, कम पैसे में बड़ी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दी है जोमैटो ने। तो जोमैटो का भी अगर आप देखोगे तो 200 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस था। भाई अगर खाने के धंधे में, खाने के बिजनेस से, फूड डिलीवरी बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा होता, ठीक है, तो जोमैटो गिर के 40 रुपए पे थोड़ा ना आता। ये जो आज जोमैटो का प्राइस गिर के 40 से 288 रुपीस के अप्रोक्सीमेटली पहुंचा है, इसमें किसका सबसे बड़ा हाथ है आपके हिसाब से? आई वुड से क्विक कॉमर्स। जो ब्लिंकिट है ना, वो ब्लिंकिट ही राजा है भाई जोमैटो का। और ये जो पोर्शन है,
जो क्विक कॉमर्स वाला पोर्शन है उसमें इंस्टामार्ट थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं दैट इंस्टामार्ट इज नॉट अवेलेबल और पीपल डोंट गो एंड शॉप ऑन इंस्टामार्ट, दे डू। यार जिस लोकेलिटी में जो अच्छा चल रहा है, कंज्यूमर को क्या करना है, समझ रहे हो? अगर मेरी, जैसे मैं महू में रहता हूँ, मेरी लोकेलिटी है, वहां जोमेटो अवेलेबल ही नहीं, वहां सिर्फ बिग बास्केट अवेलेबल है, तो आई ऑर्डर थ्रू बिग बास्केट अगर मुझे करना है तो, राइट? बट ये जो डिफरेंस है ना, ये सब्सटैंशियल डिफरेंस है यार। कोई 45-50%, 45% पे बैठा है, 20% पे बैठा है, समझना, और दैट टू इन सच अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट? और ये मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो जब मार्केट शेयर का एक्सपेंशन होगा ना, तो ब्लिंकिट वुड बी एबल टू कैप्चर 10 to 15% मोर मार्केट शेयर वेरी क्विकली। जेप्टो तो क्या है, जेप्टो अगर आप देखो आज पूरा फंडिंग बेस्ड मॉडल है। आज अगर फंडिंग मिलना बंद हो जाए, अब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना जेप्टो में, जोमेटो के पास सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है। वो अपने बिजनेस से पैसा कमा के अगला बिजनेस कर रहा है। जेप्टो के पास अभी वो लग्जरी नहीं है। बिग बास्केट टाटास का है, बट टाटास कभी भी एग्रेशन के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो सस्टेनेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं कि हम बिजनेस बनाएंगे, हम क्वालिटी बिजनेस बनाएंगे, बट वी विल ग्रो इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेंट, डेफिनेटली ट्रेंट इज वन सच एक्सेप्शन, क्योंकि उन्होंने बहुत तेजी से जूडियो ग्रो करा है। ठीक है, तो ये फाइट अल्टीमेटली, ये देखोगे ये सेक्टर भी कंसोलिडेट होगा। मुझे नहीं पता कौन से प्लेयर्स बंद होंगे, बट इन सेक्टर का भी कोई एक या दो राजा बन के निकलेंगे, और मेरे हिसाब से वो ब्लिंकिट या जोमेटो और स्विगी होना चाहिए। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम टेलिंग दिस टू यू अगेन एंड अगेन। फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स को मैं आपके सामने मेरी ओपिनियन और मेरे इंटरप्रिटेशन के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर मैं आपको इसको सब्सटैंशिएट करके बताऊं कि जोमेटो जो है, आप समझ लो आज उसकी मेजॉरिटी वैल्यू जो आ रही है वो ब्लिंकिट के कारण आ रही है। तो यूबीएस ने एक वैल्यूएशन करा था जोमेटो का भी रिसेंटली। ठीक है, आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जोमेटो के अलग अलग सेक्टर्स हैं कि जोमेटो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है, गोइंग आउट जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कॉन्सर्ट की ऐप बुकिंग हो रही है। फिर बी टू बी करके उनका एक हाइपर हाइपर प्योर बिजनेस है जहां वो रेस्टोरेंट्स को होलसेल में सब्जी सामान लाके दे रहे हैं। फिर ब्लिंकिट है। ठीक है, ये इनके रिस्पेक्टिव रेवेन्यूज है कि किससे कितना रेवेन्यू हो रहा है। आप देख रहे हो ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट ऑलमोस्ट बराबर के रेवेन्यू पे खड़े हैं आके। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट ऑलमोस्ट बराबर के रेवेन्यू पे खड़े हैं। दूसरी चीज, अगर हम देखते हैं, ये देखोगे अगर आप, ये वैल्यूएशन है, रेवेन्यू दोनों का बराबर है, और वैल्यूएशन अगर आप देखो तो जो ब्लिंकिट का वैल्यूएशन आ रहा है दैट इज क्लोज टू 13 लाख। दैट इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ अदर थ्री बिजनेसेस ऑफ जोमैटो। जोमैटो के बाकी के जो तीन बिजनेस है, फूड डिलीवरी, गोइंग आउट और हाइपर प्योर, इन तीनों से मिला के जितना रेवेन्यू आ रहा है, जितना वैल्यूएशन आ रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना ब्लिंकिट अकेले लेके आ रहा है। तो ये जो गेम हुआ है ना, ये जो टर्न अराउंड हुआ है, जिसके कारण बेटिंग हो रही है स्विगी के शेयर पे कि 55% उछल गया है, तो जोमैट लोगों को क्या लग रहा है, जोमैटो का शेयर 55% उछला है, और जो वैल्यूएशन पे आया है स्विगी भी उसी वैल्यूएशन पे कैप होगा। हो सकता है हो जाए, आई एम नॉट हियर टू प्रिडिक्ट द मार्केट्स दैट व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट विल हैपन और नॉट हैपन इन द फ्यूचर, बट आई एम सेइंग दैट ये जो गरजा है जोमैटो का स्टॉक अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने में, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन क्विक कॉमर्स का है, और क्विक कॉमर्स स्विगी का वीक है। इनफैक्ट अगर आप स्विगी और जेप्टो को कंपेयर करते हो तो जेप्टो का क्विक कॉमर्स बहुत बेटर है। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अभी ब्लिंकिट ही यूज कर रहा हूं यहां पर इंदौर में। बट आप लोग बताइए, यू गाइज आर, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप लोग जब कुछ भी करते हो ना, और आप अपने बारे में बताते हो कि सर ये मेरी चॉइसेस हैं, आप इतने सारे हो और आप इतने सारे अलग अलग शहरों से हो कि वो कोई भी बंदा अगर जाके नीचे अभी कमेंट पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा क्विक कॉमर्स में चल क्या रहा है। उसको सिर्फ स्क्रॉल करना, आप नाम लिखो ना, आप कौन सा यूज कर रहे हो, राइट? तो आप देखो वैल्यूएशन भी क्विक कॉमर्स के कारण आ रहा है मेरा, मेजॉरिटी वैल्यूएशन। अनलिस्टेड मार्केट में जितने भी लोग अभी ये एक बेटिंग कर रहे हैं, यू नेवर नो यार, आप समझ नहीं रहे हो। स्विगी ने आईपीओ की डेट लॉन्च करी, समझना एक बात, ये बताता हूं आपको, रियल लाइफ हुआ है। स्विगी ने मान लो आईपीओ की डेट लॉन्च करी, आईपीओ आपको अलॉट हो गया। ठीक है, अलॉट होते के साथ ही मान लो मार्केट में कोई बड़ा कैटेलाइजर आ गया, गवर्नमेंट गिर गई, इंडियन गवर्नमेंट, कोयलेशन गवर्नमेंट था, कोलैप्स हो गया कोयलेशन। ठीक है, क्या मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाएगा बिफोर, आफ्टर अलॉटमेंट बट बिफोर लिस्टिंग? बिल्कुल आ जाएगा। सर क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? आर पावर में ऐसा हुआ है।
December 2008 I've invested, I've applied for R Power, it got allotted. उस टाइम पर अलॉटमेंट से लेकर के लिस्टिंग में 15 दिन का टाइम लगता था. प्रोसेस वॉज वेरी स्लो, राइट. इन 15 दिनों के बीच में 7 जनवरी 2009 आया. सुबह 11:40 पे न्यूज़ आई कि मिस्टर रामलिंगम राजू ने लेटर लिख के बोला है कि मैंने तो बहुत बड़ा 14,000 करोड़ का कांड कर दिया है. और मार्केट वहां से जो ठुका नीचे, ओ माय गॉड. आर पावर जिस भाव पे अलॉट हुआ था वो भाव आज तक नहीं आया. अभी 40 रुपए चल रहा है शेयर. यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन. आई नो देर इज अ आई नो मैं जो बोलूंगा इसके कुछ रेपरकशंस हो सकते हैं, बट मैं फिर आपको बोल रहा हूं ये पूरा फिक्टिशियस है. ठीक है, ये एक दिमाग की उपज है, ये एक हाइपोथेसिस है. इतने सारे सेलिब्रिटीज सडनली अगर स्विगी की खरीद रहे हैं, ठीक है, स्विगी के शेयर्स खरीद रहे हैं और ये मार्केट में न्यूज आ रही है कि माधुरी दीक्षित ने खरीदा. अरे न्यूज क्यों आ रही है? खरीदा, ठीक है, खरीद के रखो अपने पास. वाई द पीआर इज हैपनिंग? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरी बार भारत देश को आदिवासी तेल बेचा जा रहा है स्विगी के आईपीओ के नाम पे, राइट? एक हाइप क्रिएट करी जा रही है रिटेलर्स के लिए कि ओ माय गॉड. समझ रहे हो? ये लोग यहां पर जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट किया ना, डबल के रिटर्न के लिए नहीं बैठे हैं. ये 4x 5x 10x के रिटर्न के लिए बैठे हैं. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपको अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. सर क्यों नहीं करना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं भाई, आज के टाइम इंडियन मार्केट्स में नई नई करते हुए 200 से 300 स्टॉक तो ऐसे हैं जो लिस्टेड हैं, जिनमें आप पैसा आंख बंद करके पैसा डाल दो, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा. जो 200-300 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, आप उनमें पैसा किसी में भी डाल दो, आपका पैसा नहीं डूबेगा. हाँ, रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन पैसा तो नहीं डूबेगा. अनलिस्टेड के अंदर वो गेम नहीं है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिक्विडिटी प्रॉब्लम. तूने आज पैसा लगा दिया 5 लाख रुपए स्विगी में, ठीक है. अब जब तक कोई बायर सामने खड़ा नहीं, आपको लग रहा है प्लेटफॉर्म पे बिक जाएगा ना सर, जिस प्लेटफॉर्म पे खरीदा, ऐसा नहीं होता भाई. वो ब्रोकर है, उसने सिर्फ आपको एक टेंटेटिव रेट दिया है. तो वहां पर जाके ऐसा नहीं करेगा कि नेट बैंकिंग से बाय कर लेगा. शॉपिंग नहीं कर रहे हैं अपन अमेजोन पे, ठीक है. वो आपसे बस आपका नंबर लेगा और आपको कॉल करके रेट तो आपसे ऐसे ही ऑन कॉल नेगोशिएट होंगे. लॉक इन प्रॉब्लम क्या मतलब है? जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने अनलिस्टेड शेयर्स लिए रखे हैं, वो लोग आईपीओ के 6 महीने बाद तक स्टॉक नहीं बेच सकते. अब मान लो स्विगी का आईपीओ आया किसी भी प्राइस पे और वहां से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है. आप रोज अपने इन्वेस्टमेंट को तिल तिल करते हुए खत्म होते हुए देख रहे हो, बट यू कैन नॉट सेल योर शेयर्स क्योंकि वो फ्रीज्ड है. अनलिस्टेड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी इन जनरल ही बहुत बड़ा इशू है. मतलब सिर्फ फाइंडिंग वैल्यूएशन इज नॉट टफ, दैट इज तो टफ, बट यार, है ना, आप यू कैन नॉट गो एंड आस्क कि कंपनी में क्या चल रहा है. एक कुछ शेयर्स ले रखे तो बोर्ड में जाके क्या अमन गुप्ता का कॉलर पकड़ लेगा क्या कि ये क्या चल रहा है कंपनी में? ऐसे नहीं होता, ठीक है. आप देखोगे अनलिस्टेड मार्केट में काफी सारे कुछ कंपनीज हैं जिनके शेयर्स बहुत प्रोमिनेंटली सेल होते हैं, जैसे सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स है, कोचिन शिपयार्ड है, एचडीबी फाइनेंशियल्स है, बोट है, ओयो रूम्स है, ठीक है, ओरावल स्टेस लिमिटेड. तो ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिनके स्टेक अनलिस्टेड मार्केट में, अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिनके स्टेक सेल होते हैं. बट आपको अवॉइड करना चाहिए यार, ये मेरा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है. तो अभी देखते हैं अपन स्विगी के साथ क्या होता है. मार्केट में लिक्विडिटी तो बहुत ज़बरदस्त है. आप अगर देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 2024 में सबसे ज़्यादा आईपीओ आए 2021 के बाद. 2021 की जो लिक्विडिटी थी, नंबर ऑफ आईपीओ आर सेम. हालांकि उस समय अमाउंट बहुत बड़े बड़े आए, इस समय अमाउंट 50% ही है. बट अगेन जो एनर्जी है, जो मोमेंटम है मार्केट का, वो एज इट इज़ बना हुआ है, ठीक है. 3 बड़े आईपीओ हैं जो आगे आने वाले. कौन कौन से 3 बड़े आईपीओ? एक Hyundai मोटर्स है, क्लोज टू 25,000 करोड़ का आईपीओ के साथ आ रहा है. स्विगी है जो 11,000 12,000 करोड़ के आईपीओ के साथ आ रहा है. और एक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो 10,000 करोड़ के आईपीओ के साथ आ रहा है. तो ये 30-40 हजार करोड़ अगर मार्केट इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो क्या बोलोगे आप, कहाँ मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है? आप देखो ना, कोई मंदी अपने आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिक पा रही है, ठीक है. अगला हम थोड़ा सा देखते हैं कि सेबी ने अभी अभी क्या करा है. सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को अलाउ कर दिया है कि भैया आप सीडीएस बेच सकते हो, ठीक है. थोड़ा सा जरा समझना आप इसके पीछे का बैकग्राउंड. सेबी सेबी हैज announced that mutual fund can now sell CDS, citing the need to aid liquidity growth in corporate bond market. सर ये तो न्यूज थी, मेरे को आप इसके पीछे का इम्पैक्ट क्विकली समझा दो जरा. देख बेटा, पहले समझ
कि कोई भी कंपनी फंड कैसे रेस करती है। या तो वो इक्विटी के थ्रू फंड रेस कर सकती है, ठीक है सर, या फिर वो बैंक से लोन ले सकती है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, या वो कंपनी मार्केट में जाके डिबेंचर्स इशू कर सकती है, अपने मार्केट में जाके अपने डिबेंचर्स इशू कर सकती है, ठीक है, जिसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोला जाता है। आप देखोगे श्रीराम फाइनेंस, है ना, श्रीराम फाइनेंस, टाटा, टाटा कैपिटल, इन सब के डिबेंचर्स बहुत कॉमनली मार्केट में आते हैं, ठीक है सर, डन। अब क्या हुआ ना, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है इनका इतिहास बहुत खराब रहा है। यूजुअली अगर आप देखोगे, जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, 1570 करोड़ रुपए के 3 डेट इंस्ट्रूमेंट पे ये लोग डिफॉल्ट कर गए। IL&FS सिक्योरिटीज है, ठीक है, इन लोगों ने भी $350 मिलियन के बॉन्ड पे पेमेंट पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। और डिफॉल्ट तो करते ही हैं, लेकिन साथ में रिक्वायरमेंट भी उतनी है डेट की। अगर आप देखो वेदांता को देखोगे, आप फिर से $900 मिलियन का डेट इशू कर रहे हैं, ऑलरेडी गले गले तक डेट में है, समझ रहे हो आप, यहां तक डेट में, और 10-10% पे पैसा उठा रहे हैं मार्केट से। कंपनी के पास ऑलरेडी 2 लाख करोड़ का डेट है, पता नहीं क्या करेंगे। वोडाफोन देखो आप, ठीक है, वोडाफोन के ड्यूज देखो आप, 2 लाख करोड़ के ड्यूज है चुकाने, ठीक है। इंडियन बैंक्स को देखो, अभी इंफ्रा बॉन्ड इशू कर रहे हैं कंटिन्यूसली, सेकेंड टाइम, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। तो यार इट इज द रिक्वायरमेंट, मार्केट में पैसा तो चाहिए, पैसा लोन लेके भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है ना, अगर मैं आपको अभी बताता हूं, तो इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है, इसमें स्पेशली डेट और इक्विटी में डिवीजन है। आप देखो इंडिया की इक्विटी मार्केट को और इंडिया के डेट मार्केट को कंपेयर करो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया के डेट मार्केट में डेप्थ ही नहीं है? डेप्थ ही नहीं है मतलब लोग ना जानते हैं, ना उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना उन्हें कुछ पड़ी है। तो इंडिया का जो डेट मार्केट है ना, वो बहुत ज्यादा इलिक्विड है। इलिक्विड है मतलब इतने बड़े ट्रेड्स नहीं होते हैं जैसे यूएस के डेट मार्केट में होता है। इनफैक्ट ये बांग्लादेश क्राइसिस के पहले बांग्लादेश का डेट मार्केट वाज बेटर एज कंपेयर टू इंडियन डेट मार्केट्स। मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ डेट, इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन बाय रिटेलर्स, में उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम। और वैसे आप यहाँ पर अपना नेशनलिज्म मत लेके आइए, आई सपोर्ट इंडिया ओनली, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हम देखेंगे इसके बारे में कि किसी भी कंट्री में डेट मार्केट का होना क्यों जरूरी है, और एक अच्छा डेट मार्केट का होना क्यों जरूरी है। लेकिन सर मुझे एक बात समझाओ, इसमें मेरे को ये तो समझ में आ गया कि ये जो न्यूज़ है, इसमें सेबी ने सीडीएस करके कोई चीज होती है वो अलाउ कर दी है कि म्यूचुअल फंड जो हैं, अब म्यूचुअल फंड सीडीएस बेच सकते हैं। और ये अलाउ इसलिए करा है ताकि लिक्विडिटी बढ़ जाए कॉर्पोरेट बॉन्ड में। समझ में आ गया। अब आप पहले तो ये बताओ कि सीडीएस होता क्या है, ठीक है, समझना है इधर जरा, सीडीएस क्या होता है। जैसे मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने क्या करा, एचडीएफसी बैंक ने किंगफिशर को लोन दे दिया, है ना। और ये जो लोन दिया, ये 1,000 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है सर। अब लोन तो दे दिया, जब लोन लेने आया था तब माल्या ने बोला दैट आई एम अ किंग ऑफ गुड टाइम्स, ठीक है, आई एम अ किंग फिशर गाय। सो बोले यस यस आई नो यू, राइट, आई ऑल्सो सीन योर कैलेंडर्स। तो बोले ओके 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 गॉट इट, लेट्स चेंज द टॉपिक नाउ। तो बोले मेरे को 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। वो ऑरा में ही मैनेजर पागल हो गया, मैनेजर ने लोन दे दिया किंग फिशर को 1,000 करोड़ का। जब मैनेजर को होश आया कि मैंने क्या कर दिया है, कि मैंने किंगफिशर को 1,000 करोड़ का लोन दे दिया है, अब मेरी डरी, अब मेरे को घबराहट हुई कि यार अगर कभी इसने डिफॉल्ट कर दिया इस लोन पे तो अपन तो बर्बाद हो जाएंगे। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। तो एच डी एफ सी बैंक क्या करेगा पता है, ये जाएगा एक बड़े बैंक के पास। बड़े बैंक के पास मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये जाएगा गोल्डमैन के पास, और ये गोल्डमैन को बोलेगा देखो गोल्डमैन, मैंने क्या करा था, दोस्ती यारी में ना किंगफिशर को 1,000 करोड़ का लोन दे दिया है। अब मुझे डर लग रहा है कि किंगफिशर वो लोन वापस नहीं करेगा। गोल्डमैन बोलेगा मैं तुम्हारा भाई हूं, समझ रहे हो, वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। जैसा तू इंडिया में है वैसा मैं यूएस में हूं, एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो बोले वाह यार, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी मतलब एचडीएफसी बैंक की आंखों में आंसू आ गए। गोल्डमैन ने क्या करा पता है, गोल्डमैन ने मुझे एक चिट्ठी बना के दे दी। उस चिट्ठी में ये लिख दिया कि अगर किंगफिशर आपको पैसा वापस नहीं करता, ये 1,000 करोड़ रुपए,
तो ये पैसा वापस तुम्हारा भाई करेगा, योर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। और इसको बोल दिया आपने CDS। क्या ये आपको इंश्योरेंस जैसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर, ये इंश्योरेंस ही है। समझिए मेरी बात, ये इंश्योरेंस ही है, समझना। सर तो जैसे गोल्डमैन ने मेरे को ये CDS दिया, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, तो ये लेके मैं अपने पास घर आ जाऊंगा? नहीं, इंश्योरेंस बेचा है तुझे गोल्डमैन ने, तुझे उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा देना पड़ेगा। गोल्डमैन आपको बोलेगा देख, तू ये इंश्योरेंस घर लेके जा और चैन की नींद सो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बैठा हूं, 1,000 करोड़ रुपए मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तू बस एक काम कर, ये जो 1,000 करोड़ का लोन है ना, इसका 2.5% मेरे को प्रीमियम पे कर दे भाई। फटाफट 25 करोड़ रुपए निकाल के दे दे जल्दी से पहले मेरे को, ठीक है। सर 25 करोड़ रुपए किस चीज के लिए है उसने? ये कागज का पैसा है ना सर, ये कागज के 25 करोड़ रुपए थोड़े ना होते। किसने बोला? इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करते हो? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो रूल आया है ना कि अब म्यूचुअल फंड, पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड वाले जैसे यहां पर अभी HDFC बैंक को तलब लगी तो वो गोल्डमैन के पास गया, अब HDFC बैंक को तलब लगेगी ना तो वो क्वांट म्यूचुअल फंड के पास आ जाएगा कि आपको ये इंश्योर करना है क्या मेरा CDS। क्वांट वाला कर देगा, समझना मेरी बात। एक तीर से दो शिकार। सेबी क्या बोलती है पता है? नंबर वन, एक तो इससे है ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की सिचुएशन थोड़ी बदलेगी। कैसे बदलेगी? अभी क्या होता है, अभी लोगों को डर लगता है कि अगर मैंने श्रीराम फाइनेंस में पैसा डाला, मालूम नहीं पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो दैट, ठीक है। अगर उनके पास एक ऑप्शन है कि वो डेट खरीद लें, मतलब डेट डिबेंचर बाय कर लें मार्केट से, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, और साथ में एक इंश्योरेंस भी बाय कर लें, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब थ्रू CDS वो हेज कर सकते हैं अपने डेट को। तो डेट मार्केट में हेजिंग इन्होंने एक इनिशिएट करने की कोशिश करी है थ्रू CDS। तो एक तो एडवांटेज ये हो गया कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डेट देते हैं, जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं कॉर्पोरेट्स के, अब वो किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में जाएंगे, जो म्यूचुअल फंड हाउस बेच रहा होगा डिबेंचर के अगेंस्ट में CDS, उससे ले लेंगे थोड़ा सा प्रीमियम पे करके, ठीक है। इससे म्यूचुअल फंड को क्या बेनिफिट है? देखो यार क्या होता है, जो इंश्योरेंस का धंधा होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी का बिजनेस होता है। इतने सारे लोग पूरी दुनिया में हर साल मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते हैं। कितने सारे लोग हैं उसमें से 90%, 99% लोग हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते, भगवान करे कभी ज़रूरत भी ना पड़े किसी को भी, बट उसके बाद भी हम हर साल पे करते हैं, राइट। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी पे खेलती है। आप ये मत बोलना कि सर अगर मैंने किंगफिशर को लोन दिया है तो ये क्वांट म्यूचुअल फंड मुझे इसके अगेंस्ट में हेजिंग करके देगा ही क्यों? क्वांट को भी तो पता है कि वो डिफॉल्ट कर सकता है। हाँ बिल्कुल पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वांट को प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट भी पता है जो तुझे पता नहीं है। क्वांट ने जो प्रीमियम डिसाइड करी है वो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के हिसाब से ही करी है। तो ये जो प्रीमियम आएगी ना, जो 2.5%, 3%, 4% आएगा म्यूचुअल फंड्स के पास अगेंस्ट द CDS जो वो बेचेंगे लोगों को, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लोगों को बेचेंगे लिख लिख के, वो एक एक्स्ट्रा इनकम रहेगी म्यूचुअल फंड्स की और उनके इन्वेस्टर्स के लिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो ये दोनों तरफ से बेनिफिट मिलेगा। एक, कंपनी बेहतर तरीके से फंड रेजिंग कर पाएगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आएगा जो डेट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपने स्ट्रैटेजिक बेट लगा के अपने रिटर्न्स को इनहेंस कर सकते हैं लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। अच्छा, और ये चीज कोई सेबी ने पहली बार डेट को प्रमोट नहीं करा है। अगर आप देखोगे तो इसके पहले भी मई 2024 में सेबी ने जो फेस वैल्यू ऑफ डेट होती है, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो मतलब ये है कि पहले अगर आपको टाटा कैपिटल के डिबेंचर्स खरीदने थे से फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो वो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सेबी ने बोला नहीं, ये 1 लाख मत करो, इसको रिटेल ऑडियंस की पहुंच में लेके आओ, इसको 10,000 करो। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 है, ठीक है। हमें डेट मार्केट को प्रमोट करने की जरूरत क्यों है? मिस्टर ग्रीनस्पैन है जो पहले फेडरल रिजर्व के चीफ रह चुके हैं, चेयर रह चुके हैं, उन्होंने ये बोला था कि ये जो एशियन क्राइसिस है, मैं बताऊंगा एशिया में क्या क्राइसिस आया था, 3 साल के अंदर बट्टे बैठ गए थे एशियन कंट्रीज के। ये जो एशियन क्राइसिस है,
ये थोड़ा कम सीवियर होता, ठीक है, अगर ईस्ट एशिया का जो मार्केट है वो फंक्शनल कैपिटल मार्केट होता, ठीक है, और खासकर अगर उनका बॉन्ड मार्केट बहुत डेवलप्ड होता तो एशियन क्राइसिस को अवॉइड करा जा सकता था। बोलने का मतलब यह है कि जब भी किसी कंट्री के बॉन्ड मार्केट बहुत डीप रहेंगे और बहुत लिक्विड रहेंगे, ठीक है, तो वो कंपनीज जो हैं, वो जो मार्केट हैं, वो उन इकोनॉमीज के, इन इमर्जिंग इकोनॉमीज को बहुत कम वल्नरेबल बना देते हैं। मतलब अगर इंडिया का डेट मार्केट भी उतना ही स्ट्रांग हो जाए जितना इक्विटी मार्केट है, तो पूरी दुनिया में कुछ भी कांड हो जाए, मार्केट हमारा नहीं हिलेगा। हम बहुत लेस वल्नरेबल है, हमको कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही कितनी वोलेटिलिटी आ जाए मार्केट में, ठीक है। कोई नुकसान मतलब कम नुकसान होगा रिलेटिवली। हम जो एशियन क्राइसिस की बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूं जुलाई 1997 से जनवरी 1998 तक देखो आप क्या क्या हुआ। भारत कोलैप्स हो गया, थाईलैंड गया, ठीक है, पीसो और रुपया कोलैप्स हो गया, फिलीपींस गया। आईएमएफ ने 117 बिलियन डॉलर का लोन दिया थाईलैंड को इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए, ठीक है। 9 ही दिन बाद थाईलैंड को फिर से 3 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया आईएमएफ ने। एशियन स्टॉक मार्केट जो थे वो मल्टी ईयर हिट, लो हिट कर गए। अभी रुकी नहीं है कहानी, ठीक है, ये तो 3 महीने की बात है। 2 महीने में कुछ नहीं हुआ, फिर देखो आप, सिंगापुर, हांगकांग डॉलर खत्म, कोरियन खत्म। आईएमएफ ने फिर 40 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया इंडोनेशिया को, 57 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया कोरिया को। समझना सर, इंडिया को कुछ क्यों नहीं दिया? इंडिया के पास ना तो उस समय बॉन्ड मार्केट था, ना इंडिया इतना कोई रेलेवेंट इकोनॉमी था कि ग्लोबल रेलेवेंस रखता हो, तो क्यों मिलेगा भाई? समझ रहे हो आप? और खतरा नहीं था तो बच गए। अच्छा, इंडिया में उस टाइम पर हाउस होल्ड सेविंग्स भी बहुत ज्यादा थी, तो बचा के तो लेके जाती है मम्मी अपने को। यार अगर इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है 2030 में, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया का डेट मार्केट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए? सेबी ने एक बहुत अच्छा कदम लिया है इसके इसकी तरफ, राइट? अगर आप इसका सिग्निफिकेंस देखोगे तो ये एक अच्छा जो डेवलप बॉन्ड मार्केट होता है ना, वो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के अंदर मदद करता है। आप अभी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 2 4 5 हजार 10 हजार करोड़ के हो जाओगे तब भी शायद इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपके पास जैसे ही 1000 करोड़ की वेल्थ आएगी, आप बोलोगे कि नहीं सर, अब मैं ना 50% पैसा इक्विटी में लगाऊंगा और 50% पैसा बॉन्ड में लगाऊंगा, राइट? सो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा एंड ये आपको सही लगा होगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में अप्रिशिएट कीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत एफर्ट लगा के टीम ने पहले रिसर्च करी है, बनाया है, मैंने प्रेजेंट करा है, एडिट हुआ है, फिर आपके सामने आया है, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीकली बाजार टॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक करो इसको, वीडियो को, और मुझे कमेंट करो। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आप में से जितने भी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उसमें से लेस देन 30% लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाओ, वो जो स्पेशली जो बेल आइकन टिंग टोंग होता है, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीकली बाजार टॉक में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।